नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और हम ये वीडियो लेके आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इससे पहले का वीडियो अपने ही चैनल पे आपको कहीं आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कंज्यूमर कौन है और उस कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के क्या क्या अधिकार हमारे पास में उपलब्ध हैं। उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो और कोशिश करते हैं पीछे वाले को भी रिकॉल करते हुए अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर कौन है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, यानी कि अगर आपने पैसे दे करके कोई प्रोडक्ट खरीदा है या पैसे देकर आपने किसी सर्विसेज को हायर किया है, तो आप इन दोनों ही कंडीशन में एज ए कंज्यूमर ट्रीट किए जाएंगे। अब कंज्यूमर कौन ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये भी हम लोगों को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। होता क्या है कि जब हमारे को जनरल वे में इतना समझ में आ जाता है कि कंज्यूमर किसे कहते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है और उसका बिल हमारे पास में सुरक्षित है और उसकी गारंटी वारंटी का एक पीरियड हमारे को मालूम है, और उस पीरियड के दौरान अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम रही तो हम जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कोर्ट में जाके और अपने लिए रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर कौन नहीं होगा। हम अपनी सुविधा के लिए यदि कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विसेज अपन हायर करते हैं तो अपन होंगे कंज्यूमर। लेकिन उस चीज़ से या उस सर्विसेज को मैं फर्दर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि मैं उन चीज़ों से पैसा कमाने के लिए वो चीज़ें खरीदी जाएंगी, तो हम कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं और वो कंप्यूटर मैं अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहा हूँ, जब तक तो मैं कंज्यूमर की कैटेगरी में हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्टाफ को उस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए दे दिया, तो वहाँ पर मैं कंज्यूमर कैटेगरी में फॉल नहीं करता, क्योंकि वो कमर्शियल गेन उसका कहलाता है। किसी ने अर्थ मूविंग व्हीकल अगर परचेज़ किया है तो उसका टारगेट ही कमर्शियल वे में उसको इस्तेमाल करना है, तो उस कंडीशन में वो जो व्हीकल ऑनर है वो एज ए कंज्यूमर ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा बहुत हेयरलाइन डिफरेंस रखने वाली चीज़ है, जिसमें हमको समझना पड़ेगा कि यदि आप कभी ऐसा कोई लिटिगेशन लेके भी जाते हैं तो आपको इस ग्राउंड को बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करी है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कभी ये क्लैरिफिकेशन इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ें हमने अपने निजी इस्तेमाल के लिए ली थी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जेसीबी है, तो जेसीबी खरीद के कोई इंसान अपने घर में नहीं रखेगा, उस जेसीबी से कोई ऑफिस नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये तय है कि उस जेसीबी से कमर्शियल यूजेज उस जेसीबी के आने वाले हैं। तो वो जेसीबी से रिलेटेड यदि कोई डिफेक्ट आता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप लाने की कोशिश करेंगे, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं लाई जा सकती हैं। तो जब भी आप किसी लिटिगेशन को जाएं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, अपने लॉयर के साथ में इस बात को कंसल्ट करिए। आप उससे पहले खुद अगर इस बात को समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हमने एक टॉपिक जो है वो छोटा सा अपन इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि बहुत जगहों पे ऐसा आपको देखने का मिलेगा कि ग्राहक जो है वो खुद सचेत रहें, ग्राहक खुद जो है वो सावधानी बरतें अपने माल के प्रति, ग्राहक जो है वो खुद सचेत रह के अपना प्रोडक्ट खरीदें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये चीज़ लागू नहीं होती कि ग्राहक स्वयं सावधान रहें। ग्राहक को यहाँ पर अपने हितों के लिए उस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है जैसा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया है। यानी कि यदि आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ में यदि कोई गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन को पालन करना आपकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी रिटेलर ने या किसी सर्विस देने वाले ने आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया है और आपने वो प्रोडक्ट अपनी इच्छा से परचेज़ कर लिया और आप बाद में ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं तो ये परचेज़ नहीं करना चाहता था और गलती से मैंने ये परचेज़ कर लिया है। तो ये चीज़ जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको लाभ नहीं दे पाएगी। फिर इसके अलावा हम एक और चीज़ को ध्यान में, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि सपोज़ कीजिए
कि आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है या कोई सेवा उसने ली है और वो खुद जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिलीफ लेने के लिए नहीं जा सकता है, वो अपनी लिटरेसी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जा सकता है, तो आपके आसपास में इस तरह की सोसाइटीज़ भी हैं जो काम करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के हितों के लिए ऐसी सोसाइटियां भी हैं जो काम करती हैं। तो वो आप उन सोसाइटियों की मदद ले सकते हैं, आप उन सोसाइटियों के पास में अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं और वो सोसाइटीज़ जो होंगी वो आपके लिए मुकदमा दायर करेंगी। जिस भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में आपका मुकदमा फॉल होना चाहिए वहाँ पर वो सोसाइटी जो है वो आपके लिए मुकदमा लेके जाएगी। अब एक बात जो है वो ध्यान रखने की ये है कि आपका जो लॉस हो रहा है वो लॉस बड़े क्यूमुलेटिव इफेक्ट में लेके आता है अपने साथ। उस लॉस के साथ में कई सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी जुड़े रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ किया और उस प्रोडक्ट के ख़राब हो जाने से आपके प्रोडक्ट का तो लॉस आपको उठाना पड़ रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट का आपके पास में नहीं होने की वजह से आपको जो लॉस उठाने पड़ रहे हैं वो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लेके आ सकते हैं। प्लस वो जो नुकसान है उन नुकसान की भरपाई जो वो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मांग सकते हैं। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखने की ये है, एक बहुत प्रैक्टिकल बात ये है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है। अब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाते हैं कि साहब ये प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकल गया या दुकानदार ने मुझे ये प्रोडक्ट गलत पकड़ा दिया है और मुझे इसका मुआवजा चाहिए। आप वहाँ जा कर के अगर 1 लाख रुपए का मुआवजा मांगेंगे तो यकीन मानिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपके उत्पाद की कीमत प्लस उस उत्पाद के ना होने की वजह से या ऐसा कोई लॉस जो आपको उठाना पड़ा है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं उन सब की रिकवरी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप जो है वो एक हथियार की तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सारे अदालतें जो हैं वो सचेत हैं, उनको मालूम है कि इस तरह का प्रैक्टिस भी होता है और अमूमन जो लॉयर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो इस बात को अवॉइड कर जाते हैं कि इस तरीके का हम ट्रीटमेंट अपने साथ में ना करें। इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट करने जाएं तो आप खुद करने के बजाय आप किसी एक अच्छे वकील की मदद लें जो आपको इस बारे में गाइड करेगा प्रॉपर कि एक कंप्लेंट करने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए और उन फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखने का एक तरीका है वो भी आपका लॉयर आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकता है। तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि आपने 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो आप उसके लिए 1 लाख रुपए अदालत से लेने के लिए चले जाएंगे, ऐसा आपके साथ में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड कर दिया गया है और उस स्कोप को इस तरीके से बना दिया गया है कि उनके कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके लिए अलग से एक्ट बने हुए थे पहले, जैसे मीट्रोलॉजिकल एक्ट है। तो मीट्रोलॉजिकल एक्ट आपको ये बताता था कि जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है वो इन्फॉर्मेशन किस वे में लिखी होनी चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से वहाँ पर आपको क्या पेनल्टी हो सकती हैं। तो उसका एक पार्ट जो पार्शियल पार्ट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अभी आ गया है। तो आप यदि ऐसा कोई उत्पाद खरीदते हैं जिस पर मीट्रोलॉजिकल एक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मीट्रोलॉजिकल कंप्लायंसेस अगर उस पे प्रोडक्ट पे नहीं है, तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं। प्लस यदि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है जिस प्रोडक्ट का खरीदते वक्त आपके साथ में कोई एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट की समझ आपको नहीं होने की वजह से भी कई बार अदालतें आपको लाभ दे देती हैं। इस तरह के जजमेंट्स भी बहुत आए हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेनिफिट लेने का ऐसा कोई सेटल्ड फॉर्मूलेशन नहीं है कि आप लेके जाएंगे कंप्लेंट और सीधी कंप्लेंट आपकी ट्रीट हो जाएगी और आपको उसका मुआवजा या उसके बदले में आपको रिन्यूमरेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो और इसके अलावा सरकार ने एक पोर्टल भी बना रखा है जिस पोर्टल पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं, केवल कंप्लेंट लगा सकते हैं। ये आपको वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिलेगी,
या आप उस पोर्टल का उपयोग यदि आरटीआई में करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और वो कंप्लेंट जो है वो एप्रोप्रिएट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उस कोर्ट से आपको नोटिस आ जाता है और उस नोटिस की एक कॉपी जो है वो सामने वाले यानी जिससे आप मुआवजा लेना चाहते हैं या रिलीफ आप लेना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट, उसको भी उसकी कॉपी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पर ये जो तरीका है, ये तरीका आपको कई बार मुसीबत में भी डाल देता है। वो ऐसे डाल देता है कि आपके पास में लैक ऑफ प्रोसीजर होता है, आपको प्रोसीजर की पूरी जानकारी नहीं होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अच्छी समझ रखता है तो वो उस पोर्टल के माध्यम से अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकता है, उन्हें किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उनकी प्रायर जो जजमेंट्स दिए हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रायर फैसले दिए हैं कि कंज्यूमर कौन होगा और किस तरह के रिलीफ आपको दिए जा सकते हैं, उनकी समझ चूँकि आपके वकील के पास में होती है तो बेहतर ये है कि आप यदि खुद भी अगर अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो एक बार आप अपने किसी अच्छे वकील से इस बारे में राय मशवरा करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने यदि कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो आप उस इंश्योरेंस के कंज्यूमर कहलाएंगे। आपने किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी भी चीज़ का, किसी मैगज़ीन का, किसी न्यूज़ चैनल का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है टीवी का, तो भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। यदि आपने किसी हॉस्पिटल की सुविधाएं ले रखी हैं और वहाँ पर आपको एक पैकेज दिया जाता है कि इस पैकेज में ये सुविधाएं होंगी, तो भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। आप ऑनलाइन सामान यदि परचेज़ करते हैं तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ऑनलाइन जो सामान डिलीवर करने वाली कंपनियां जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट हैं वो केवल प्रोडक्ट को डिलीवर करती हैं, उसके अलावा उनकी उसमें कोई लायबिलिटी जनरली नहीं होती हैं। तो वो डिस्क्लेमर भी उसके साथ में देती हैं कि हमारी इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है, कि हम केवल प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसका एक फ़ोटोग्राफ यानी कि उसका एक थंबनेल या एक इमेज जो है उस प्रोडक्ट की वहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो जैसा इमेज में दिखाया गया है वैसा प्रोडक्ट अगर आपको डिलीवर नहीं होता है तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुविधाएं ले सकते हैं, आप उसमें रिलीफ ले सकते हैं। इसीलिए तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये हमेशा आपसे माल रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप इमीडिएट कोर्स में उसको रिटर्न कर सकते हैं। और जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं वो उसके साथ में डिस्क्लेमर मेंशन होकर आता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन रिटर्नेबल रहेंगे। आपने फ़्लाइट ली है और आपको फ़्लाइट में जो सुविधाएं फ़्लाइट ने आपको देने के लिए क्लेम किया है कि ये सुविधाएं फ़्लाइट आपको देगा, अगर वो नहीं देता है तो आप कंज्यूमर हैं, आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, एसी कंपार्टमेंट आपने बुक किया है, अगर रेलवे का एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप कंज्यूमर में जा सकते हैं। और रेलवे में आपको जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी वो अगर नहीं मिली है तो आप रेलवे के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दायरा जो है वो अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो ये मेरे लिए भी ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं एक या दो वीडियो में आपको इसके बारे में समझा दूं कि एक्चुअली कंज्यूमर कौन होगा। हालांकि मैंने नटशेल में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कंज्यूमर कौन है। पैसा दिया है किसी माल को लेने के लिए और वो माल किसी शर्त बिना शर्त हमने परचेज कर लिया है तो हम कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमने एक प्रोडक्ट लिया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान लिया, उसके साथ में एक गाइडलाइंस की एक बुकलेट आती है, उस बुकलेट को हमने फॉलो करना है। अब होता क्या है प्रॉब्लम कि जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिलीफ लेने के लिए कोर्ट जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है कि अदालतें उनका भी एक लिमिटेड स्कोप है। यदि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी रखता है तो अदालत को केमिकल प्रॉपर्टी समझाने के लिए किसी न किसी बोर्ड की मदद लेनी पड़ेगी या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। यदि आप किसी मेडिकल नेग्लिजेंसी के स्कोप में अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट को किसी मेडिकल बोर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये जो साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट वाले जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ आप अपने वकील के साथ में बेहतरी से समझिए, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लीजिए। एक बात और बता दूं दोस्तों कि किसी प्रोडक्ट के ख़राब होने में
अगर उस प्रोडक्ट के सपोज कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है और उस प्रोडक्ट की वजह से कोई एक दूसरा प्रोडक्ट भी ख़राब हो गया है, तो वो भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिलीफ के तौर पे उसका भी हर्जाना आपको मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है कि मैं एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में ये पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपके साथ में डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत हद तक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का समझा दिया है। इसके अलावा भी यदि आप कुछ बात समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक बात और, जिस वेबसाइट का मैंने जिक्र किया सरकार की, जहां पे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंप्लेंट कर सकते हैं, उस वेबसाइट के बारे में भी मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करिए, या मेरा पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास में है तो उस पर आप ईमेल करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड आपको शेयर कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और बाकी है तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप ज़रूरत समझें तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग कंज्यूमर के बारे में जानकारी जुटा सकें और अपने हितों के बारे में सावधान रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।